रहमान रहीम। दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा। आज बड़ा मीडिया पर शोर होगा है और बड़ा दिखाया जा रहा है कि फवाद चौधरी जो हैं साबिक़ वज़ीर इत्तलात, उन्होंने कोई साफ़ी सीनियर साफ़ी हैं जान मतीउल्लाह साहब, उनकी शान में कोई गुस्ताखी की है। तो पूरी वीडियो दिखाने की बजाय बाज़ चैनल जो है वो सिर्फ़ जो तूतकार दोनों के दरमियान हो रही है वो दिखा रहे हैं। अगर इसको पूरे तरीके से देखा जाए, पहले से देखा जाए, तो फवाद चौधरी जो है वो ब्रीफिंग देने लगे हैं और मतीउल्लाह साहब जो हैं वो बार बार उन्हें इंटरप्ट कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। मैं साफ़ी दोस्त जितने मेरे दोस्त हैं जानते हैं कि पहले ब्रीफिंग दी जाती है, सवालात जो हैं उसके बाद किए जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को भी जो सवाल जो बात मुकम्मल करने ना दें और बीच में इंटरप्ट करें। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत था, बदनीति के तहत था कि चौधरी फवाद की बात को मुकम्मल ना होने दिया जाए, उन्हें ज़िच किया जाए। और फिर वो जो हुआ वो एक नेचुरल इक़दाम है। जब आप किसी को ज़िच करेंगे तो उसका रद्द अमल जो है वो इसी तरह सामने आएगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो सहाफ़त है, आप लोग जानते हैं कि वो उसका मेयार बड़ा गिर चुका है। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि हमारे जो दो मीडिया हाउसेज़ हैं वो बिल्कुल पार्टी बने हुए हैं, फ्रीक बने हुए हैं सियासी माहौल में। इसी तरह जो है ना बाज़ सहाफ़ी जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीक बने हुए हैं, कोई हुकूमत के हामी हैं, कोई अपोजिशन के हामी हैं। तो ये साहब भी देखें कि अब ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 1995 से मैं सहाफ़त में थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ और सहाफ़त का एक मामूली सा अदना सा तालिब इल्म हूँ। तो ये सब जानते हैं, सारे दोस्त जानते हैं कि जब भी कोई ब्रीफिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पहले आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले की, ब्रीफिंग देने वाले की बात सुनते हैं पूरी, उसमें से फिर आप सवाल निकालते हैं जो उसने अपनी ब्रीफिंग में बनाया होता है। आप वो सवाल लें उनसे जो उसने बात की है, उसकी बात मुकम्मल होने दें, उसकी बात खामोशी से सुने, तवज्जो से सुने, ताकि आप उसमें से सवाल निकाल सकें। ये कहीं भी नहीं होता कि कोई आदमी ब्रीफिंग देने लगे और आप सवालात की बुछाड़ पहले कर दें और उसकी बात को सबूताज करें, कोई बात उसकी समझ में आए ना। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। अब सोशल मीडिया पे मैंने देखा है जिन लोगों का सहाफ़त से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनको बात समझ में आती है सहाफ़त है क्या चीज़। अच्छा, एक सियासी जो हमारे यहाँ पसंद नापसंद है, सियासी मुखालफत बराए मुखालफत है, तो बाज़ दोस्त जो हैं उसमें आके बग़ैर सोचे समझे वो शेयर किए जा रहे हैं। कोई फवाद को गालियाँ निकाल रहा है, कोई मतीउल्लाह को गालियाँ निकाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन पूरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, समझने को कोई तैयार नहीं है, ना पूरी वीडियो कोई देख रहा है। आप पूरी वीडियो देखें शुरू से कि फवाद चौधरी बात शुरू करने लगे हैं और मतीउल्लाह साहब का तर्ज अमल क्या है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जहाँ हमारे सियासी इदारे, दूसरे इदारे जो है वो इन्हतात का शिकार है। वहाँ ये जो हमारा शोबा सहाफ़त है ये भी बहुत ज़्यादा जो है इन्हतात का शिकार है और ज़वाल पजीर है, जिसका नतीजा ये है कि आवाम के सामने कोई सही बात आ ही नहीं रही। अब टीवी चैनल पे देखें, हर कोई अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। बहुत गिने चुने जो एंकर हैं वो दोनों तरफा और न्यूट्रल बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखें बदकिस्मती से सब ने अपना अपना एक महाज बनाया हुआ है। कोई इमरान के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है, कोई मियाँ शहबाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है, कोई जरदारी साहब के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है, कोई फजल रहमान साहब के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। हर एक ने अपनी एक अलग सियासी जो है वो एक रेट कायम की हुई है और वो उससे हटने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ सियासत, सहाफ़त वो जो है महज एक दूसरे को नीचा दिखाने का नाम रह गया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। उसमें क्या उसके क्या मनफी असरात ये हैं। अब देखें, सियासतदानों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता और यूं ही अब सहाफ़ी है। अब शहर शहर में देख लें आप, जो एक तशख़्ख़ुस बना हुआ है वो इंतहाई मनफी बना हुआ है। लोग मनफी बातें करते हैं। उसकी वजह क्या है कि सहाफ़ी वो सहाफ़ी रहा ही नहीं, वो सहाफ़त कर ही नहीं रहा। वो प्रेस क्लबों के मामले देख लें, चौधराहट के मामले, कोई मेरिट की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अनपढ़ अंगूठा छाप जो है वो पैसे के बल पे उन्होंने अपनी अपनी एक फ्रेंचाइज बना ली है प्रेस क्लब के नाम से। इसी तरह छोटे छोटे शहरों में आप देखें तो वहाँ जो है वो ठेकेदार बने हुए हैं। कोई जुए के अड्डे का ठेकेदार है, कोई शराब के अड्डे का ठेकेदार है, कोई किसी चीज़ का ठेकेदार है, कोई किसी चीज़ का ठेकेदार है, और उनकी लड़ाई आपस में यही है। चंद जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो सहाफ़त को जानते हैं, वो इस गंद से अपने आप को अलहदा किए हुए हैं।
وہ ایک سائڈ پر سمجھیں کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں اب ایک سائڈ پر ہیں، کیونکہ وہ اس میں شامل ہو کر اپنے اوپر جو ہے وہ اس گند کے چھٹے نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو ملکی صورتحال بھی یہی ہے، جو ہمارے بڑے بڑے میڈیا ہاؤس میں بڑے بڑے اینکر صاحبان بیٹھے ہیں، اللہ کا یہ بھی شکر ہوا ہے کہ اس بہتات نے ان لوگوں کے چہروں سے نقاب بھی اتار دیے ہیں، بے نقاب کر دیا ہے، ان کے لالچ کو، ان کی غیر جانبداری کا پردہ فاش کر دیا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے لفافے لیتے ہیں اور کس طرح ایک جماعت کا یا ایک جو ہے فریق کا اس کا جو بیانیہ ہے اس کو فروغ دیتے ہیں، رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ اس کا بیانیہ ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں فیس بک کے دوستوں سے، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی بھی بات کو، میڈیا پر آنے والی بات کو پہلے اچھی طرح چیک کر لیں، اس کی تحقیق کر لیں، خواہ وہ آپ کے حق میں ہے خواہ وہ آپ کے خلاف ہے، اس کے بعد اپنا تبصرہ سوشل میڈیا پر دیں تو پھر اچھی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی کسی نے منفی بات کی، اس کے حق میں اور اس کے مخالفت میں دلائل لانا شروع ہو جاتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے کہ یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے، یہ فیک نیوز ہے، فیک پوسٹ ہے، کیا ہے، اس کو دیکھے بغیر، بالکل دیکھے بغیر اندھا دھند یہ عام آدمی کریں تو اور بات ہے۔ مجھے تو افسوس اپنے ان صحافی بھائیوں پہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہلواتے ہیں اور بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے جو ہیں پھر ان فیک نیوز پر، فیک آئی ڈیز پر اپنے تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے عام آدمی سے لے کے صحافیوں سے تک کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، بالکل حق اور سچ کی بات کو کوڈ کریں اور پہلے تحقیق کریں کہ آیا یہ بات سیاق و سباق کے مطابق اسی طرح ہے جس طرح ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے، یا اس کے جو پس پردہ کچھ اور مقاصد ہیں۔ تو میں یہ آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، اپنے صحافی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے، ہماری غلطیاں ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم غلط کریں گے تو ہماری غلطیوں کے نتائج ہماری آنے والی نسل بھگتے گی۔ اگر ہم آج صحیح رہیں گے تو اس کے مثبت اثرات اس کو ہمارے آنے والی نسلوں کو سیدھا راستہ ملے گا، اور ہمیں اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو سیدھا راستہ ہی دکھانا ہے۔ تو مہربانی کریں، حقائق پر مبنی بات کیا کریں، حقائق پر مبنی باتوں کو پھیلایا کریں۔ سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن ملک سب سے پہلے ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان ملک ہے، اس میں ہماری نسلوں نے آئندہ، اس میں پاکستان میں یہ ہمارا ملک ہے، اس میں ہماری آئندہ نسلوں نے پروان چڑھنا ہے۔ ہم ان کو ایسا ماحول دے کر جائیں جہاں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں، تبھی جو ہے اس ملک کے حصول کے جو اصل مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکیں گے۔ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ماحول دے کر نہیں جاتے تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی۔ آج جن بحرانوں کا، جن مسائل کا، جن مصائب کا سامنا ہمیں درپیش ہے، اگر ہم ان کو یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر وہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس بحرانوں کا، ان مسائل کا، ان مصائب کا شکار رہے گی۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو اچھا ماحول دینا ہے، اس کے لیے صحیح راستہ چننا ہے، صحیح اقدامات کرنے ہیں، سوچ سمجھ کر کرنے ہیں، بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حسد کے، بغیر کسی بغض کے۔ ہمارا اقدام جو ہے وہ حب الوطنی پر ہونا چاہیے، ایمان کے مطابق ہونا چاہیے، پھر بات بنے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم اپنے ملک کی صحیح طور پر خدمت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔